गवर्नमेंट की तरफ से ईपीएफ और ईपीएस की कंट्रीब्यूशन लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्लान है। ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है जो वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। आज के समय में ये लिमिट 15,000 है जो 2014 में बढ़ाई गई थी। अगर ये लिमिट 21,000 हो जाती है तो इससे ईपीएफ और ईपीएस में भी कई चेंजेस होंगे जो एम्प्लॉय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। क्या है ये वेज सीलिंग लिमिट और क्यों बढ़ाई जा रही है? अब इसको समझिए। वेज सीलिंग लिमिट का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक एम्प्लॉय का सैलरी हो सकती है, उसके बेसिस पर जो ईपीएफ और ईपीएस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर सैलरी इस लिमिट से ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉय को ईपीएस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। इसलिए गवर्नमेंट का ये प्लान है कि सैलरी थ्रेशोल्ड को 21,000 रुपए तक बढ़ाया जाए ताकि और ज़्यादा लोग ईपीएस का हिस्सा बन सकें और उनको पेंशन बेनिफिट्स मिल सकें। ये बदलाव आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये समझिए। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ईपीएस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। अगर ईपीएफ वेज सीलिंग लिमिट को 21,000 किया जाता है, तो अब वो एम्प्लॉयज़ भी ईपीएस का हिस्सा बन सकेंगे जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। अब तक अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज़्यादा था, तो वो ईपीएस स्कीम में नहीं शामिल हो सकते थे। लेकिन अब उनको भी ईपीएस का बेनिफिट मिलेगा जो उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप ईपीएस स्कीम में शामिल होते हैं, तो आपको एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है, उसका 8.33% ईपीएफ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएफ में जाता था, उसका कुछ हिस्सा ईपीएस में चला जाएगा। इससे आपका ईपीएफ अकाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपको रिटायरमेंट के वक़्त ज़्यादा पेंशन मिलेगी। कम ईपीएफ और ज़्यादा ईपीएस कंट्रीब्यूशन की गणित को थोड़ा समझ लीजिए। अगर वेज सीलिंग 21,000 होती है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो अभी ₹1250 पर महीना है, वो ₹1749 पर महीना हो जाएगा। ये 8.33% ईपीएफ में जाएगा ईपीएस में जाएगा और बाकी का पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईपीएस पेंशन कंट्रीब्यूशन की लिमिट अब ₹1749 हो गई है। इसको एग्जांपल से समझिए थोड़ा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी ₹25,000 पर मंथ है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% है, जो कि ₹3,000 पर महीना है। अब सैलरी 25,000 है, तो 8.33% जो 15,000 का है, ₹15,000 का है, वो उसमें से ₹1,250 ईपीएस में जाएगा और बाकी का ₹1,750 ईपीएफ अकाउंट में जाएगा। अगर वेज सीलिंग 21,000 हो जाती है, तो 8.33% 21,000 का हो जाएगा, जो कि ₹1,749 और बाकी ₹1,251 ईपीएफ में चला जाएगा। इससे ईपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, लेकिन ईपीएफ अकाउंट में कम पैसा जाएगा। ज़्यादा पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। जब वेज सीलिंग लिमिट 21,000 तक बढ़ जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ईपीएस की पेंशन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सैलरी 15,000 थी, तो पिछले 60 महीने का जो एवरेज सैलरी 15,000 होता था, लेकिन अगर सैलरी 21,000 हो जाती है, तो कैलकुलेशन भी उस अमाउंट के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉयी की जो पेंशनेबल सर्विस है वो 30 साल है। अगर सैलरी 15,000 थी तो पेंशन की कैलकुलेशन जो है, उसको जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अगर सैलरी 21,000 होती है तो पेंशन की कैलकुलेशन का जो तरीका है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर समझाऊँगा तो आपके लिए समझना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टेक्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आराम से बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 6,000 रुपए का इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे एम्प्लॉयी को पेंशन में 2,743 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे होती है? ईपीएफ और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं। एम्प्लॉयी अपने बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है जो पूरा अमाउंट उसके ईपीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयर का 8.33%
ईपीएस अकाउंट में जाता है और बाकी 3.67% ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है। अगर वेज सीलिंग 21,000 हो जाती है, तो एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा ईपीएस का बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिलेगी। ये बदलाव उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेहतर करेगा और उनको अपने रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा। ईपीएफ और ईपीएस के बेनिफिट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो थोड़ा-सा लंबा था और थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल और ग्लिची टाइप का था। कुछ मिस्टेक्स हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो हमने कैलकुलेशन बताई है वीडियो में, वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा-सा पीछे करके देखिएगा, और वीडियो को आगे बढ़ा-बढ़ा कर नहीं देखा तो बहुत ही अच्छा, ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ भी आ गई होगी। किसी भी तरीके का सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल हो, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।